नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं शहर उत्तरी से समाजवादी पार्टी से आवेदन कर चुके युवा नेता शौर्यदीप श्रीवास्तव सचिन जी। आइए हम उनसे राजनीति पर चर्चा करते हैं। शौर्य जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने विधानसभा चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया? देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ना एक अलग विषय है। सबसे पहले मैं यहाँ पर गुमटी एकता एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ जी। ये संस्था मैंने गुमटी और ठेले वालों के लिए बना रखी है और इस संस्था में यहाँ शहर के अंदर जितने भी व्यापारी हैं जो छोटे फुटपाथ पे व्यवसाय करते हैं, ठेले लगा रहे हैं, सड़क पे दुकानें लगा रहे हैं, उन सभी के लिए हम लोग कार्यरत हैं। तो हमारा समाज सेवा में या सोशल वर्क में जितना भी रुझान बढ़ा या जुड़ाव है, उसका मेन कारण ये छोटे व्यापारी जो सड़क पे दुकान लगा रहे हैं और हम लोग उन्हीं के लिए कार्यरत हैं। और समय समय पे हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो उत्तर प्रदेश में अभी लागू नहीं हुआ है वो लागू हो, और उसी के लिए हम लोग राजनीति में भी हैं, समाज सेवा में भी हैं, और यही एक मुख्य लक्ष्य है जिसको हम लोग पूर्ण करना चाहते हैं। तो आप केवल इन गुमटी के जो वर्कर्स हैं उन्हीं के लिए आप काम कर रहे हैं? हाँ, फिलहाल मैं उन्हीं के लिए, मुख्य रूप से उन्हीं के लिए कार्य कर रहा हूँ, उन्हीं की समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में भी आपका मेन मुद्दा यही है? हाँ, मेन मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है, प्लस अपनी शहर की जो ज़रूरतें हैं, यहाँ के गरीब लोगों की, उनके बच्चों की भूख, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कुछ यहाँ पर होने वाले रोजगार से जुड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर गरीब के पास रोजगार नहीं होगा तो फिर वो अपराध करेगा, शिक्षा से दूर होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। तो इस तरह पूरा शहर और शहर की ज़रूरतें इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। शौर्य जी, आप अपना दल एस के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं जी। ऐसे में आपने अपना दल एस छोड़ा क्यों? अपना दल छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण था कि हमने उनको बार बार लिखित में और वर्बली, मौखिक रूप से उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप स्ट्रीट वेंडर एक्ट को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए सरकार में अपील करें जी। और ये रिक्वेस्ट पिछले 3 साल से लगातार मैं करता आ रहा हूँ, लेकिन इसके प्रति उनकी कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी रुचि दिखाई नहीं दी। जबकि मेरा अपना दल से जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण था कि इन्होंने कमेरे समाज के लिए, गरीब तबके के लिए ही कार्य करके अपनी राजनीति को ऊपर उठाया था। आप सिंस अपना दल एस के नेता रह चुके हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि 2022 के चुनाव में आपको नहीं लगता कि अपना दल एस एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है? बिल्कुल निभा सकती है, अच्छा भूमिका निभा सकती है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। उनकी पार्टी मजबूत है, सत्ता से जुड़े हुए हैं, शक्तिशाली हैं, लोगों का समर्थन भी है और उनका कार्य भी अच्छा है। उनके कार्य में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मेरी ज़रूरत है, मेरी समाज सेवा की ज़रूरत है, वो पूर्ण नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उस पार्टी का त्याग किया। सर, आप शहर उत्तरी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक बौद्धिक क्षेत्र होते हुए भी यहाँ से वोटिंग कम क्यों होती है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या वोटिंग ना होने का एकमात्र कारण है लोगों की ज़रूरत और सरकार का उन्हें पूरा करना। लोगों के मन में एक अच्छी खासी निराशा फैल चुकी है कि हमारा जीवनचर्या, दिनचर्या में सरकार का कोई लेना देना नहीं रह गया है। उनको नौकरी चाहिए तो खुद ढूंढें, उनको बच्चों की फीस जमा करनी है तो खुद उसके लिए प्रयत्न करें, स्वास्थ्य चाहिए खुद करें, यहाँ तक कि अपनी सुरक्षा भी करनी है तो पुलिस थाने के भरोसे ना रहे, अपनी सुरक्षा भी खुद देखें। इसलिए वो निराश है। आज हर घर में, हर कॉलोनी में अगर गार्ड बैठा हुआ है तो वो आदमी वोट डालने नहीं जाता क्योंकि वो अपनी सुरक्षा भी खुद देख रहा है। तो शहर में सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सब के लिए व्यक्ति जब अपने ऊपर खुद निर्भर हो जाता है, प्राइवेट लोगों पर निर्भर हो जाता है, तो उसको सरकार पर रुझान और विश्वास दोनों घट जाता है। एक तरह समझिए कि आपका लोकतंत्र पे लोगों का विश्वास घटने लग जाता है, इसीलिए लोग वोट डालने नहीं निकलते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोगों का वोटिंग के प्रति रुझान बढ़े? ये देखिए, ये जागरूकता का विषय है। हमें आपको खुद लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि चाहे प्राइवेट जो स्कूल हो, विद्यालय हो, ये सब कुछ अगर सुविधाएं आपको मिल रही हैं तो सरकार का कहीं ना कहीं इन पर नियंत्रण है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी इस बात के लिए रणनीति क्या होगी कि आप वोटिंग सबसे ज्यादा करवा पाए अपने क्षेत्र से? अपने क्षेत्र में जो हमारा समुदाय है, कायर समाज है, ये सबसे ज्यादा वोटिंग कम डालने में नंबर 1 पे है इस वक्त। अगर वोटिंग डालने का मन है तो उस दिन वो छुट्टी मनाने का ही दिन मनाते हैं लोग। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को ही जागरूक करना है कि ये वोटिंग से जुड़िए। ये दिन छुट्टी का दिन नहीं है आपके जीवन का, ये वोटिंग करिए। इससे समाज में जो ज़रूरतें हैं, हमें आपको लग रहा है कि प्राइवेट में इलाज करा लेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप वोटिंग करिए। ये स्कूल भी अगर आज सरकार के नियंत्रण में ना होते तो ये अपनी मनमानी कर रहे होते। शौर्य जी, शहर उत्तरी से समाजवादी पार्टी के दर्जन भर दावेदार हैं, ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? नहीं, मैं पूर्णतः अपने आप को इसमें पूरा मजबूत मानता हूँ और
टिकट मिलना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में है, उनका देना, लेकिन मिलने की पूरी संभावना मेरी खुद की है और मेरी दावेदारी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके पीछे कई कारण, देखिए पहला कारण ये कायस्थ बाहुल क्षेत्र है हमारा, ये कायस्थ बाहुल क्षेत्र है, यह हमारी कास्ट की परसेंटेज जो है बहुत अच्छी है, पहला कारण तो टिकट मिलने का ये है। प्लस हमारी जो संस्था है गुमटी एकता एसोसिएशन, इसमें हमारे 4000 परिवार जो हमसे जुड़े हुए हैं जी। वो अपने आप में जो कार्यकर्ता के रूप में हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी एक मजबूत विषय है टिकट की दावेदारी के लिए। और इनका सहयोग जो पूरा रहा है हमेशा संगठन का, ये टिकट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है जी। शौर्य जी, शहर उत्तरी को प्रयागराज का दिल भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये शहर का सबसे विकसित इलाका है जी। तो ऐसे में आप एक विधायक होने के नाते, या अगर आप एक विधायक बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस इलाके की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत क्या है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? यहाँ के गरीब लोगों का रोजगार, क्योंकि उसी पे अपराध भी निर्भर है। अगर यहाँ के गरीबों की आपने दुकानें तोड़ी, उनको भूखा किया, उनके परिवार को भूखा किया, तो उनको उनका पेट भरने के लिए अपराध की तरफ वो मुड़ जाते हैं। और अगर अपराध की तरफ मुड़े तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। जिस तरह गांव के किसान को पूरा समर्थन दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसी तरह शहर के गरीबों को भी पूरा समर्थन सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। और यहाँ की सब, अगर अपराध को आपको ख़त्म करना है, बेरोजगारी को ख़त्म करना है, तो इन विषय पे ज़रूर से ज़रूर फोकस करना पड़ेगा सरकार को। और जो भी सरकार आए उसे स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को इलाहाबाद में ज़रूर से ज़रूर पूरे प्रदेश में लगाना चाहिए। और रोजगार ही सबसे बड़ी समस्या है, चाहे आप प्रदेश में देख लीजिए, चाहे आप शहर में देख लीजिए, और चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, शहर उत्तरी की भी सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। आप स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट की बहुत बात कर रहे हैं, जी। तो आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि इस एक्ट के आने से क्या फायदा होगा? इस एक्ट के आने से 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि यहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं उनको अलग अलग एरिया में नियम के तहत, सरकार के जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है उसके नियम के तहत दुकानें लगाने की समय दिया जाएगा। इससे उनका पेट भरेगा, उनके परिवार का पेट भरेगा। प्लस सरकार का बहुत बड़ा फायदा होगा कि उनको भी वहां पर दुकान लगाने के रूप में एक फीस जमा होगी। उस फीस से हमारे देश का भी विकास होगा, हमारे प्रदेश का भी विकास होगा। इससे 2 लोगों का विकास होगा, एक तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, प्लस सरकार को जो दुकानों से किराया मिलेगा, टैक्स मिलेगा, उससे पूरे प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी, तो इसी वजह से आपको लगता है कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के आने से बहुत ज्यादा फायदा बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। सर, मुझे ये बताइए कि शहर उत्तरी से अभी वर्तमान के विधायक हर्षवर्धन, उनसे आपकी ऐसी क्या अपेक्षाएं थी जो आपको लगता है कि पूरी नहीं हो पाई? देखिए, उनसे सबसे पहली अपेक्षा तो ये थी कि शहर में इतने सारे मकान टूटे, लोग कह रहे हैं कि वो इलीगल थे, कुछ लोग कह रहे हैं वो इलीगल थे। कंपनी बाकी बाउंड्री भी टूटी, पुलिस मुख्यालय की बाउंड्री भी टूटी, दुनिया भर के सरकारी दफ्तरों की भी बाउंड्रियां टूटी, तो सब इलीगल नहीं थे। लेकिन हमारे विधायक को, हमारे सांसद को लोगों के मकान टूटते समय उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, उनके आंसू पोंछने के लिए खड़ा होना चाहिए था, जो चीज़ हमें कहीं भी नहीं मिली। आप यहाँ से लेके पूरे उत्तरी के एक एक सड़क पे एक एक टूटी हुई दुकान के लोगों से पूछिए कि विधायक जी आए थे आपका आंसू पोंछने के लिए कि नहीं आए थे। वो कोई भी कहीं भी कोई उपस्थित नहीं रहा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर किसी का मकान टूट रहा है, आपने उससे वोट लिया है, तो उसके सुख दुख में आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो और आपको नहीं लगता कि उनका मकान तोड़ने से पहले उनको बताया गया? बताया जाना अलग चीज है, किसी के कष्ट में खड़ा होना अलग चीज है। अगर आप किसी के कष्ट में, दुख में खड़े होते हैं, वो अलग विषय है। वो बिल्कुल नहीं हुआ है। शहर में लोगों के मकान टूटे, लोगों की दुकानें टूटी, लेकिन कोई उनके दुख सुख में खड़ा होना नहीं आया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि वो नहीं आए, ये नहीं आए, ये क्योंकि ये राजनीति का विषय हो जाएगा। लेकिन ये भावनात्मक विषय है कि जिससे आपने वोट लिया, अगर आप उसके दुख में नहीं खड़े हैं तो ये पूर्णतः गलत है। और विधायक हो या सांसद हो या किसी भी एरिया में जहां मकान टूटे हैं, वहां के विधायक सांसद को वहां मौके पे पहुंच के उनके दुख को बांटना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आज उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उनके घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। यही हमारे विधायक सांसद की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वोट लेते समय तो वो घाट पे भी मिलेंगे, आपको बर्थडे में भी मिलेंगे, और मकान टूटते समय वो लीगल है और इलीगल है, लीगल हो या इलीगल हो, जिसके घर में टूटा है उसके घर उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। वो बहुत ज़रूरी है कि उनका हालचाल लेना, उनका दुख कष्ट जानना, ये उनकी पहली जिम्मेदारी थी जो नहीं पूरी हुई है। शौर्यदीप जी, आप एक युवा नेता हैं और कहा जाता है कि युवाओं का राजनीति में बहुत कम रुझान होता है, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों माना जाता है? देखिए, युवाओं का रुझान हो भी नहीं सकता, सब बहुत कठिन चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले तो उनको अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार को पेट भरने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी होती है।
समाज सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने घर में राशन की व्यवस्था करने के बाद ही समाज सेवा करना आसान होता है जी। आप दूसरे की समस्या दूर करने गए और आपके घर में आटा नहीं है तो ये समस्या का समाधान होता नहीं। तो आज का युवा जब खुद अपनी समस्याओं से इतना ज़्यादा परेशान है, वो दूसरों की समस्याएं समाधान नहीं कर पा रहा है, इसलिए राजनीति में उनका रुझान नहीं है। राजनीति में जो भी युवा कहीं भी दिखाई दे रहे हैं अगर आपको, तो उनका पहला कारण ये है कि उनके पैतृक पैसे बहुत ज़्यादा रहे हैं और उन्हीं के भरोसे वो राजनीति में अपना नाम कमाने, शोहरत कमाने, दौलत कमाने आ रहे हैं जी। जो कि पूर्णतः गलत है राजनीति के लिए भी। शौर्यदीप जी, आप कायस्थ समाज से हैं, आप एक व्यवसायी भी रहे हैं जी। तो आप एक व्यवसायी होने के नाते व्यवसायी वर्ग की क्या चुनौतियां देखते हैं इस वक्त? देखिए, व्यवसायी वर्ग के बारे में आपको पहली चीज बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग व्यवसाय कर रहे हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, मध्यम इंटर पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना कोई ऑफिस खोला हुआ है। उनसे जिस तरह से सरकार ने जीएसटी और इनकम टैक्स को इतना कठिन कर दिया है कि उनको छोटे छोटे रिटर्न को जमा करने के लिए भी सीए और अकाउंटेंट के ऑफिस के हर महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। पहले हम लोग सीए और अकाउंटेंट के ऑफिस साल में एक बार जाते थे, आज हर महीने जीएसटी का रिटर्न जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों को व्यापारी नहीं कर पाता, उसको सीए के पास जाना है, अकाउंटेंट के पास जाना है, जो कि बहुत 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 कठिन काम हो गया है और इससे व्यापार करने का रुझान लोगों का घटता चला रहा है। छोटी सी गलती हुई नहीं कि एक महीना रिटर्न देर से जमा हुआ कि अच्छी खासी पेनल्टी लग जाती है। तो एक व्यापारी को व्यापार करना है और सरकार को उसे चोर नहीं समझना है कि वो कोई टैक्स चोरी कर रहा है। उसे व्यापार करते समय जैसे आपसे हमसे गलतियां होती हैं वैसे उससे भी गलतियां होती हैं, लेकिन एक व्यापारी से टैक्स लेते समय सिर्फ उसे चोर समझ लिया जाता है, ये पूर्णतः गलत है। सरकार को व्यापार करने के लिए सहूलियत देनी चाहिए, ना कि उसे चोर समझ के उसके साथ हमेशा चोरों ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और इस सरकार में जीएसटी से जो समस्याएं हो रही हैं उतनी समस्याएं वैट में कभी नहीं थी। जीएसटी से हर व्यापारी परेशान है, हर महीने सीए अकाउंटेंट के ऑफिस जाना पड़ता है और रिटर्न जमा करना पड़ता है ऑनलाइन। एक तरफ टीवी में प्रचार आता है कि ओटीपी शेयर ना करिए, हर महीने किसी ना किसी काम के लिए कहीं अकाउंटेंट के ऑफिस से, कहीं सीए के ऑफिस से कहा था कि आप अपना ओटीपी शेयर करिए, ये ऑनलाइन पोर्टल में डालना है। इस तरह से व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। काम को सरल बनाना चाहिए, व्यापार को सरल बनाना चाहिए। पूरे विश्व में जहां भी व्यापार चल रहा है वो बहुत सरल तरीके से चल रहा है। तो आपको लगता है कि जीएसटी की वजह से ये सब नहीं, जीएसटी में जो भी प्रणालियां हैं जितना उसे कठिन बनाया गया है उसका सरलीकरण नहीं हुआ है। जीएसटी अच्छा है, आप टैक्स ले रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, टैक्स देने को हर व्यापारी तैयार है, लेकिन अगर 2 घंटे लेट हो गया और उसकी ओर 50,000 रुपये पेनाल्टी लगा दी जाए तो गलत है। कोविड के समय मेरी खुद के ऊपर कम से कम 70-80 हज़ार रुपये की पेनाल्टी एक 2 दिन के लेट होने पे लगाई गई, जबकि टीवी में हर जगह ये प्रचार किया जाता है कि कोविड के समय में पेनाल्टियां नहीं लगेंगी, लेकिन ऐसा किया गया और हम सबको जमा करना, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष कहीं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जी। शौर्यदीप जी, अक्सर शहर उत्तरी को समाजवादी पार्टी की कमजोर सीट माना जाता है और आज तक अभी तक के पास्ट में अभी कोई नेता कमाल नहीं कर पाया है। तो आप मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को आपसे कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें अतीत में नहीं हुई हैं जी। तो वो होनी है, इसीलिए समय बढ़ रहा है। तो इतिहास में क्या नहीं हुआ है या क्या खराब हुआ उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा समय था, ऐसा काल था कि या सीट पे समाजवादी का अच्छा रिजल्ट नहीं आया या कोई सीट निकली नहीं, ठीक है। आने वाले समय अच्छा होने जा रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग भी अब समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, इससे परिवर्तन बहुत बड़ा आने वाला है। एक समय था कि समाजवादी पार्टी की इमेज में लोग कहते थे कि ये गुंडे बदमाशों की पार्टी है, ये है, वो है, अपराधी इससे जुड़े हुए। आज की तारीख में मैं आपको बता सकता हूं कि जब से अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जब से पार्टी की कमान उन्होंने ली है तब से एक भी गलत आदमी पार्टी के अंदर एक दिन भी नहीं टिक सकता। जी। आज की तारीख में कोई भी आदमी राजनीतिक संरक्षण लेने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ बिल्कुल ना रुख करे, उसे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आपको कोई संरक्षण चाहिए तो और भी पार्टियां पड़ी हुई हैं जो अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं, उनको मदद कर रही हैं और उनकी पार्टियों में शामिल होने के बाद उनके सारे अपराध धुल भी जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी इस वक्त उत्तरी में सबसे ज्यादा कमाल इसलिए करने वाली है कि यहाँ पर लोगों का विश्वास पार्टी की तरफ बढ़ा है। किसकी तरफ घटा है, किसकी तरफ बढ़ा है, ये रिजल्ट भी बता देगा। आप चुनावों में धनबल और बाहुबल को कितना जरूरी मानते हैं? देखिए, जरूरी तो वो है ही है, लोग उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं, मीडिया मैनेज कर रहे हैं धन से,
आज एक मीडिया के पत्रकार को पहले देखने से पहले जो सम्मान दिल में आता था, आज की तारीख में वो घटते क्रम पे है। बहुत कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो सच की तरफ लिख पाते हैं। तो धन बल का प्रयोग करके अगर चीज़ें बदली गई हैं पत्रकारिता में, समाज में, तो उसका प्रयोग तो खूब हो रहा है। और उसकी ये सही है? नहीं, सही नहीं है। आज के युग में लोग कर रहे हैं और उससे उनको लाभ भी मिल रहा है। हाँ, लेकिन हमें अपना विश्वास अच्छाई से छोड़ना नहीं है। अच्छाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। कुछ दिन के लिए झूठ चल जाता है बाजार में, लेकिन सच्चाई हमेशा अपना रंग दिखाती है। तो क्या इसके दम पर कोई इंसान चुनाव जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है। नहीं, धन बल के दम पे, धन बल और बाहुबल के दम पे बिल्कुल जीत सकता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग धन बल के कारण चुनाव जीत जाते हैं। ये होता है, पहले भी होता था, अतीत में भी होता है, भविष्य में भी। लेकिन हर जगह ऐसा होगा, ऐसा संभव नहीं है। सत्य कुछ जगह हार सकता है, कुछ देर के लिए हार सकता है, लेकिन पूर्णता पराजित नहीं रह सकता है। जी, इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो शौर्यदीप जी, आप हमें ये बताइए कि अगर आप शहर उत्तरी से विधायक बनते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम मैं अपने स्ट्रीट वेंडर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं जी, उनके लिए जितनी भी जगहों पर नियम के तहत, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के नियम में लिखा हुआ है, उस तहत जहाँ जहाँ उनको दुकानें लगाने की ज़रूरत है, वो सरकार से अपील करूँगा कि उनको वो जगहें मिलें। शौर्यदीप जी, आप एक नागरिक होने के नाते वर्तमान सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार के काम से मैं संतुष्ट हूँ, वो अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन एक समस्या जो सबसे बड़ी इस प्रदेश में हो रही है और पूरे देश में कहीं ना कहीं हो रही है, वो है सांप्रदायिकता पे, जात पात के आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को अलग किया जा रहा है। आपसी प्रेम जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में था, वो घटते हुए क्रम पे है और बहुत जगह पे घट के एकदम ख़त्म हो रहा है। हम हिंदू या हो मुसलमान, जो भी हम लोग हैं, हम लोग आज़ादी से पहले से इस देश में रह रहे हैं और इस देश पे सबका अधिकार बराबर है, किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं है। और सरकार जो ये सर्टिफिकेट बांट रही है कि ये देशद्रोही है, ये देशभक्त है। आपको मैं बताऊं कि मैंने मंदिर के लिए चंदा दिया हुआ है जी। और मैं अगर मस्जिद का निर्माण हुआ तो भी चंदा देना चाहूँगा। धर्म आपका व्यक्तिगत विषय है, धर्म आपका कोई देशभक्ति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। भाजपा सरकार ने धर्म को देश हित से जोड़ दिया है। जी। हर आदमी को अपना धर्म मानने का अधिकार है और देश हित अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। मंदिर निर्माण व्यक्तिगत विषय है, धर्म का विषय है। इसका देश हित से, राष्ट्र हित से या राष्ट्रवादी होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं मंदिर भी जाऊं, मैं मस्जिद भी जाऊं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। इसका राष्ट्र हित से या राष्ट्रद्रोह से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। सर, पहले देखा जाता था कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वे आंदोलन बहुत करते थे और आज के समय में वे पहुंच के माध्यम से टिकट चाहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, आंदोलन करते थे, आंदोलन अभी भी कर रहे हैं। अब जो मीडिया आपको न्यूज़ चैनल आ रहे हैं, प्रमुख चैनल, उनको एक उपहास की तरह, एक मजाक की तरह दिखा रहे हैं। इस देश में 70 साल से जय जवान और जय किसान का नारा चलता था। आज मीडिया के सहयोग से ये नारा बिल्कुल खत्म हो गया। आज एक किसान भी कटघरे में खड़ा है। आपने पूरे किसान को कटघरे में खड़ा कर दिया, कल को आप मीडिया की मदद से सेना को कटघरे में खड़े कर देंगे, एक आम आदमी को कटघरे में खड़ा कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है। ये किसान जो अपनी समस्या के लिए सबसे ज़्यादा परेशान था, इस देश में सबसे ज़्यादा सम्मान किसान और आपकी सेना को मिलता था। यह किसान का भी सम्मान आज खतरे में है। तो आंदोलन सब कर रहे हैं, आंदोलनों को अच्छी तरह से कुचला जा रहा। एक आदमी के मन में विरोध करने से पहले एक डर पैदा किया जा रहा है कि अगर तुमने सरकार का विरोध किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। ये डर जो जनता के मन में हर जगह डाला जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि एक अपोजिशन, विपक्ष को हमेशा मजबूत होना चाहिए, उसे सत्ता से प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत है। आज की तारीख में विपक्ष को हर तरफ से कमजोर किया जा रहा है और ये पूरी तरह लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमारे आपके लिए जो खतरा है, पार्टियों के लिए खतरा, ये सब कुछ चल जाएगा। एक पार्टी खत्म होगी, दूसरी पार्टी आ जाएगी। लेकिन अगर हमारा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो ये बहुत बुरी बात है। जी,
सर, ऐसे में आपका क्या कदम होगा अगर शहर उत्तरी की सीट गठबंधन में चली जाए? अच्छी बात है, अगर गठबंधन में जाती है या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई गठबंधन करते हैं तो हमारे लिए क्या है। लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे वो मैं करूं चाहे वो आप करें। जी। अगर गठबंधन में टिकट आपको मिलता है तो भी मेरे लिए पार्टी की तरफ से जो आदेश आएगा मैं उसे पूर्णता निभाऊंगा, उसे पूरा करूंगा। आखिर में आप शहर उत्तरी की जनता को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला संदेश यही है कि जब वोटिंग के दिन पिकनिक न मनाइए, वोटिंग के दिन खुद भी वोट डालने जाइए और कम से कम अपने जुड़े हुए 5 लोगों को जो आप बर्थडे विश करते हैं, शादी विश करते हैं, उनको भी चुनाव के दिन उठाइए, जगाइए और वोट डालने जरूर जाइए। शौर्यदीप जी, आपका हमारे शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे युवा नेता शौर्यदीप श्रीवास्तव सचिन जी, जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया शहर उत्तरी की राजनीति के बारे में और खास करके कायस्थ समाज की राजनीति के बारे में। ऐसे ही कई सारे नेताओं से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को, और देखते रहिए मनोज तिवारी को।